एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है। तो पेनक्रियाटाइटिस के डेफिनेशन में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि पेनक्रियाज क्या होता है। ठीक है, तो द पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है। इट इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक। ये बिहाइंड द स्टोमक अपर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, इट हैज मेनली टू की फंक्शंस। इसका मेनली टू मेन फंक्शन होता है। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये इंसुलिन सिक्रेट करता है जो कि आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। अगर पेनक्रियाज में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स का होता है हम लोग देखते हैं। तो ये पेनक्रियाटाइटिस टू टाइप्स का होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो आइए देखते हैं कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज दैट अकर सडनली एंड यूजुअली रिजॉल्व्स इन फ्यू डेज। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है कि ये सडनली अकर होता है। ठीक है, इसमें जो पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है वो सडन होता है और कुछ दिन में खुद ही वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब हम लोग देखेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज दैट डज नॉट हील और इम्प्रूव, गेट वर्स ओवर टाइम एंड लीड्स टू परमानेंट डैमेज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है वो हील नहीं करता है और इसमें कोई किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, और ये समय के साथ और भी ज्यादा बिगड़ते जाता है इसका कंडीशन, और फाइनली परमानेंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस ये सीवियर केस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पेनक्रियाटाइटिस का कॉज और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है। तो मेन कॉज में आपका आता है गॉल स्टोन। अगर गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन हो जाता है तो वो पेनक्रियाटाइटिस का कारण बन सकता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उस कंडीशन को हम लोग कोलेलिथियासिस बोलते हैं। कोले मतलब गॉल ब्लैडर के लिए कोले टर्म यूज होता है यहाँ पर देखिए, और जो लिथियासिस है ये आपका स्टोन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कॉज क्या है। तो नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट्स। अगर आपका बाइल डक्ट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो भी आपका एक तरह का रिस्क फैक्टर में आ सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट्स को हम लोग कोलेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो बाइल डक्ट से क्या रिलेशन है ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि बाइल डक्ट क्या होता है। तो बाइल डक्ट आपका लीवर से गॉल ब्लैडर से बाइल लेके आता है और वो आके पेनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, और उसके बाद वहां से वो लोग जाके ड्यूडेनम में खुलता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज से होके वो गुजरता ही है पेनक्रियाटिक डक्ट से। तो अगर किसी भी तरह का बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होगा तो वो आपका इजीली पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हैवी अल्कोहल यूज। अगर अल्कोहल का कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो उससे भी आपको पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। अब कुछ कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जिनके यूज से भी आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है पेनक्रियाज में, जैसे कि स्ट्रोजेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब के यूज से आपका पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। अदर कॉज में आपका है पेनक्रियाटिक सर्जरी। अगर पेनक्रियाज का किसी भी तरह का सर्जरी हुआ रहता है पहले, तो अगर सर्जरी साइट पे या फिर सर्जरी के कारण अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, तो उससे आपका बाद में फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीवियर इंजरी टू एब्डोमिनल एरिया। अगर एब्डोमिनल एरिया में कोई सीवियर इंजरी हो जाता है तो वो भी लीड करता है आपका पेनक्रियाटाइटिस को। फिर वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, ब्लॉकेज इन पेनक्रियाटिक डक्ट। और अगर आपका पेनक्रियाटिक डक्ट में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो वो भी आपका पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस होता कैसे, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है या फिर आपका बाइल डक्ट में आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये सब आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। अगर वो सब आपका रहता है तो उसके बाद क्या होगा, जो कि लीड करेगा ब्लॉकेज अकर्स इन पेनक्रियाटिक डक्ट पैसेज ऑफ एंजाइम सिक्रेशन। क्या होगा कि वो आपका पेनक्रियाटिक डक्ट के पैसेज में आपका ब्लॉकेज करेगा। ठीक है, मतलब ब्लॉक करेगा वो आपके पैसेज को, पेनक्रियाटिक डक्ट का पैसेज को वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसके कारण क्या होगा
इन एबनॉर्मल कंडीशन और ऑब्स्ट्रक्शन दीज एंजाइम्स में डिस्ट्रॉय द पेनक्रियाटिक सेल। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, इसका पैसेज है, तो यहाँ से आपका एंजाइम सिक्रीट होगा, तो वो जब आगे ड्यूडेनम से मिलने के लिए वो आता है, तो फिर क्या होगा कि अगर आपका यहीं पे किसी भी तरह का आपका ऑब्स्ट्रक्शन रहता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो एंजाइम्स है वो आपका ड्यूडेनम तक नहीं जा पाएगा, तो वो वहीं पे कलेक्ट होने लगेगा। और जब कलेक्ट होने लगेगा तो देखिए हर एक एंजाइम का अपना फंक्शन होता है, ठीक है, तो अगर वो अपना लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसको अपना एक्शन करना है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी एक्टिविटी करेगा ही। तो या तो अगर तो वो अगर ड्यूडेनम में नहीं पहुंचेगा तो वो अपनी एक्टिविटी पेनक्रियाज के अंदर ही शुरू कर देगा और जो पेनक्रियाटिक सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि इन एबनॉर्मल कंडीशन और ऑब्स्ट्रक्शन दीज एंजाइम्स में डिस्ट्रॉय द पेनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है, वो खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन अकर होगा और लास्ट में आपका क्या है, ये पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा पेनक्रियाज में। अब नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम। तो क्या क्या आपका मतलब आपको क्या क्या उसका लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन जो है वो है पेन इन अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। आपको एब्डोमेन के अपर लेफ्ट साइड में पेन का सिम्टम दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही साइट है पेनक्रियास का, ठीक है, पेनक्रियास इसी प्लेस पे लोकेटेड होता है, तो आपका पेन भी अपर लेफ्ट साइड में ही होगा। नेक्स्ट है टेंडरनेस, मतलब आपको एक हार्डनेस फील होगा टच करने से। फिर फीवर होगा। फीवर क्यों होता है आप लोगों को पता है कि हम लोग अगर हम लोग का बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कुछ भी होता है, तो हम लोग का बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उसके अगेंस्ट काम करता है, तो जब वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी, तो उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स। तो उस कारण से फीवर होगा। फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, क्योंकि एंजाइम्स आपका पहुंच नहीं पा रहा है ड्यूडेनम तक, तो अच्छा से आपका डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा प्रॉपर, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका वॉमिटिंग हो सकता है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली। फिर माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका बाइल डक्ट में अगर इन्फ्लामेशन होगा अगर, तो उस कारण आपको जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर आपका जो बिलिरुबिन है वो आपका बॉडी से प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है। फिर आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस आपका होगा, उसके बाद पुअर डाइजेशन होगा। डायबिटीज भी आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए इंसुलिन आपका प्रॉपरली बनेगा नहीं, तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण आपका डायबिटीज हो सकता है। फिर क्ले कलर्ड स्टूल, इसका एक इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, कि हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन, पहले हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि उसका पेन कहाँ पर है, लोकेशन क्या है पेन का ऑनसेट कैसा है, कितना सीवियरिटी है पेन का, ये सब सारा हम लोग उसके हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जो मेन है वो है पाल्पेशन। हम लोग पाल्पेट करके देखेंगे लोकेशन, मतलब ऑन द साइट ऑफ पेनक्रियाज, जहाँ पे पेनक्रियाज लोकेटेड है वहाँ पे हम लोग उसका पल्पेट करके देखेंगे कि उसको पेन कैसा है, और उसका इन्फ्लामेशन अगर है, टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, वो हम लोग फील करके देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग बहुत सारे के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो ब्लड में उसका लेवल हम लोग को इंक्रीज मिलेगा, जैसे कि इंक्रीज मिलेगा ब्लड एमाइलेज का लेवल, इंक्रीज मिलेगा सीरम ब्लड लाइपेज का अमाउंट, उसके बाद यूरिन एमाइलेज भी आपको इंक्रीज मिलेगा ब्लड में, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी में आपका किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में डब्ल्यूबीसी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। इससे भी आपको पता चल सकता है कि आपको किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है। नेक्स्ट एब्डोमिनल सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन करके उसका क्लियर व्यू देख सकते हैं। इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हम लोग, एमआरआई कर सकते हैं, या फिर एक है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रिएटोग्राफी भी हम लोग करा सकते हैं, या फिर हम लोग स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्ले कलर्ड स्टूल होता है, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट
दो तरह का मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हम लोग को न्यूट्रिशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो भी फूड हम लोग लेंगे उस केस में तो वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, वोमिटिंग सब हो जाएगा, जिसके कारण आपका न्यूट्रिशन का कमी हो जाएगा बॉडी में। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड वगैरह हम लोग पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग एनजी ट्यूब के थ्रू उसको फीड करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम रिप्लेसमेंट मेडिकेशन। इसमें क्या होता है कि एंजाइम का रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जिससे उसका जो पैनक्रियाज का जो एक्टिविटी है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ पेन। तो पेन कंट्रोल करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक देंगे, माइल्ड एनाल्जेसिक लाइक पैरासीटामोल वगैरह, क्योंकि पेन तो होगा ही, तो पेन को हम लोग को मैनेज करना है, इसीलिए हम लोग एनाल्जेसिक का यूज करेंगे। फिर लास्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं, जैसे स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल, अगर एल्कोहल वगैरह ड्रिंक करा तो उसको हम लोग को बंद करना है, स्मोकिंग स्टॉप करवाना है, और हम लोग को डाइट में लो फैट डाइट लेना है। ठीक है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो लो फैट डाइट अगर लेंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाएगा उस वक्त पेशेंट के लिए। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का इम्पोर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो वैसे तो आप लोग का अगर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अगर आपका क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सा सर्जरीज आते हैं। तो पहला है इंडोस्कोपिक सर्जरी, फिर पेनक्रिएटेक्टोमी है, फिर पेनक्रियाज डिसेक्शन है, फिर ऑटोलोगस पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या है। ठीक है। तो इंडोस्कोपिक सर्जरी, अ बलून इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए फ्लेक्सिबल ट्यूब इंडोस्कोप टू डायलेट द ब्लॉक पेनक्रियाटिक डक्ट। जो पेनक्रियाटिक डक्ट है तो जीआई ट्रैक्ट के मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू, जो यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका पेनक्रियाटिक डक्ट है तो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू आपका इंडोस्कोप डाला जाएगा, जिसके बॉडी पे आपका बलून प्रेजेंट होगा, और ये आपका डाला जाएगा पेनक्रियाज में। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एयर फिल किया जाएगा, तो एयर फिल करने से बलून आपका फूलेगा, तो बलून जैसे जैसे आपका ऊपर आएगा तो उसके साथ क्या होगा कि जो आपका ब्लॉक एरिया है जो नैरो था वो भी आपका फूलेगा, तो वो फिर आपका अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, डायलेट कर जाएगा। ये जैसे बलून डायलेट करेगा उसके साथ ये पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो भी आपका डायलेट करेगा, ये एक अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ब्लॉक जो था वो आपका कंडीशन से बेटर हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक आपका ब्लॉकेज हट जाएगा। और दूसरा है आपका पेनक्रियाटेक्टोमी, जिसमें क्या होता है, इट इज पार्शियल कंप्लीट रिमूवल ऑफ इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं रहता है तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि उसको, या तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो हम लोग पार्शियली उसको हटाते हैं, नहीं तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो हम लोग उसको कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं पेनक्रियाज का। ठीक है, तो उसी को हम लोग पेनक्रियाटेक्टोमी बोलते हैं। अगर पेनक्रियाज रिसेक्शन, इसमें क्या होता है, द हेड ऑफ द पेनक्रियाज इज सर्जिकली रिमूव। जो पेनक्रियाज का हेड है उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पेन जो होता है वो काफी हद तक रिलीव हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, पेनक्रियाज रिसेक्शन से। अब लास्ट है आपका ऑटोलोगस पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि आइलेट सेल ऑटो ट्रांसप्लांटेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि infusion of person's own pancreatic islet cell into the portal vein of the liver where they become active and starts producing insulin। देखिए इसमें मेनली होता क्या है कि जब हम लोग पेनक्रियाज को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग आइलेट सेल को निकाल लेते हैं, और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि पोर्टल वेन जो होता है लिवर का, उसमें हम लोग उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन बाद वो हैबिचुएट हो जाता है उस सिचुएशन के लिए, और वहां पे वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पेशेंट का कंडीशन को बेटर बना सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए मेरे साथ आगे और भी न्यू टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।